Chemical Kinetics, Unit 6. Question number 1. For the chemical reaction, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका अमोनिया बना रहे हैं और इक्विलिब्रियम में, तो आपको बताना है कि इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बेसिकली हम लेते हैं रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट में कौन है मेरे पास? नाइट्रोजन। तो मैं इसको लिखने वाली हूँ DN2/dt, बट क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा हाइड्रोजन के साथ भी, क्योंकि हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है तो उसको भी ऐसे लिखने वाले हैं। क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा, बट स्टोइकियोमेट्रिक 3 है तो स्टोइकियोमेट्रिक को हम 1/3 लिख देंगे। प्रोडक्ट को हम एज सच लिख देते हैं D। प्रोडक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, मतलब पॉजिटिव ही रहता है, और स्टोइकियोमेट्रिक को 1/2। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन से मैच करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि सेकेंड ऑप्शन में उसने यहां पर माइनस लगा दिया, तो इसलिए ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन के अंदर भी उसने गलत कर दिया, स्टोइकियोमेट्रिक को मल्टीप्लाई में कर दिया। फोर्थ ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं कैसे करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में आपके पास उसने ये वाला ऑप्शन लिया आपका, और इसको किसके इक्वल कर दिया? इसके इक्वल कर दिया। सो दैट्स वाई डी जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मेरा, फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया बना रहा है। उसने कहा कि अगर आपके पास अमोनिया ये है तो हाइड्रोजन का कितना हुआ। तो अगेन मैं अपनी इक्वेशन को लिखने वाली हूँ सबसे पहले कि जो माइनस के DN2 डिवाइड बाई dt हो जाएगा, इक्वल्स टू में माइनस के 1/3 DH2/dt हो जाएगा, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 1/2 DNH3/dt। क्योंकि ये इक्वल में है तो मैंने क्या किया, मेरे को इन दो का यूज करना है तो मैं इन दो इक्वेशंस का यूज करूंगी। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि माइनस के DH2 डिवाइड बाई D2 इज इक्वल टू 3/2 DNH3 डिवाइड बाई dt। सो आपको इसका वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁴। इस सारे की जगह आप पुट कर सकते हो 3/2 2 × 10⁻⁴। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो जो आंसर बनने वाला है आपका वो आ जाएगा 3 × 10⁻⁴। जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में उसने कहा है कि BrO3 नेगेटिव, 5Br नेगेटिव, 6H पॉजिटिव, 3Br2 प्लस, 3 वाटर। तो आपको बताना है कि इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस, देखिए जो आपका रिएक्टेंट होता है ना वो डिसअपीयरेंस होता है। जो मेरा रिएक्टेंट होता है वो डिसअपीयरेंस होता है, और जो मेरा प्रोडक्ट होता है वो अपीयरेंस होता है। दिस इज द अपीयरेंस। तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस है Br2 का इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के साथ आपको बताना था। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर भी आप इसी तरह लिखने वाले हो। देखो रेट ऑफ अपीयरेंस Br2 एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दैट वन। तो यहाँ इसने जो वैल्यू यूज कर रहा है ना वो Br नेगेटिव की और Br2 की यूज कर रहा है, तो मैं यही यूज करने वाली हूँ। मैं लिखने वाली हूँ कि मेरे पास माइनस के 1/5 D Br नेगेटिव फ्रॉम द रेटला dt किसके इक्वल आ जाएगा। इसी के लिए फाइंड आउट करना है तो सिर्फ आप इसी की वैल्यू को इक्वेट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 D Br2 डिवाइड बाई dt। दिस इंप्लाइज दैट मुझे dBrt/dt की वैल्यू चाहिए। यही तो होता है ना रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको आप कह सकते हो कि रेट ऑफ अपीयरेंस है ये, और इसको आप कह सकते हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये डिसअपीयरेंस है। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा वो आएगा D। दिस इंप्लाइज दैट dBr2 डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू ये इतना आ जाएगा माइनस के 3/5। ये 3 उधर चला जाएगा तो माइनस के 3/5 dBr नेगेटिव डिवाइड बाई dt। तो जो अगेन इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इक्वल रिलेशनशिप बतानी है, तो अगेन आप इनका रिलेशनशिप लिख देंगे कि जो D माइनस के DN2 डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू 1/3 माइनस के DH2/dt इक्वल्स टू 1/2 DNH3 डिवाइड बाई dt। तो मुझे कोई रिलेशन बताना है। अब रिलेशन देखो इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास क्या है डी अमोनिया माइनस के, नहीं ये गलत है। ये जो आपका बी ऑप्शन है वो कैसा है, बी ऑप्शन भी गलत है। इन दोनों का रिलेशन लिखना है। इन दोनों का रिलेशन ऐसे ही तो आएगा ना DNH3 डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू माइनस के 2/3 D हाइड्रोजन डिवाइड बाई dt। तो सी जो ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट होगा, डी ऑप्शन भी गलत है।
नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन की द डिकम्पोजिशन ऑफ द फोस्फाइन ऑन द टंगस्टन एट द लो प्रेशर इज द फर्स्ट ऑर्डर, इट इज बिकॉज कि फोस्फाइन होता है ना, अगर आप उसको हम टंगस्टन एट द लो प्रेशर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रहा है, इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन होता है रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर जो आपका डिकम्पोजिशन होता है, फोस्फिन जो होती है वो आपकी गैसियस स्टेट होती है, तो वो जो डिपेंड करती है कितना सरफेस है, कितना सरफेस कवरेज हो रहा है। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज, गलत है। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस, नहीं। इसमें सिर्फ वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सरफेस कवरेज के ऊपर, कि आपका कितना सरफेस कवरेज हो रहा है टंगस्टन के ऊपर, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर द रिएक्शन ए और बी का जो ऑर्डर है, उसने कहा कि एक रिएक्शन है ए और बी की, जिसमें उसने कहा कि जो ए का ऑर्डर है वो 2 है और बी का जो ऑर्डर है वो 3 है। तो कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, इसकी भी कंसंट्रेशन डबल कर दी और इसकी भी कंसंट्रेशन डबल कर दी। तो बताओ रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो पहले अगर आप रेट की बात करोगे तो उसने कहा कि रेट आपका ये होगा, सपोज यहाँ पे के कांस्टेंट है। अब उसने इनकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो मैंने रेट को रेट डैश मान लिया, के को के लिखेंगे। कंसंट्रेशन ए की डबल है यानी कि 2a का स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे बी की भी डबल है तो 2b का स्केयर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी इसकी पावर तो 3 है। तो ये आ जाएगा आपका 4a स्केयर, ये आ जाएगा 8b³। तो यहाँ पर मैं 8 4 32 a स्केयर b³। अब देखिए इतना पोर्शन के a³ तो सेम ही है ना, के ए स्केयर b³ तो सेम है, तो ये तो आ जाएगा रेट पहले वाला, यानी 32 टाइम्स आंसर आ जाएगा। जो आपका 6th क्वेश्चन होगा ना, वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th में उसने कहा कि इन अ रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट रेट इज डबल वन द कंसंट्रेशन। कहता है ए से बी रिएक्शन है, रेट को डबल कर दिया, रेट आपका डबल हो गया। मान लो पहले जो रेट होगा वो के ए और बी, मुझे इसकी ऑर्डर नहीं पता ना कि भाई ऑर्डर क्या होगा, ए ऑर्डर को अल्फा बीटा मान लेते हैं। उसने पहली कंडीशन कही कि रेट को डबल कर दो, लो जी रेट को डबल कर दिया। कब करना है रेट को डबल? अगर आपका बी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, ठीक है, बी का कंसंट्रेशन डबल करना है, तो ठीक है बी का कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दिया। कहते रेट इंक्रीज हो जाएगा बाय 8 फैक्टर, 8 गुना हो जाएगा अगर आप दोनों को डबल कर दोगे। तो ठीक है दोनों को डबल कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि अब आप वैल्यू निकालिए कि यहाँ पर रिएक्शन का मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले आप अपनी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ले लेना, फिर आप सेकेंड और थर्ड को ले लेना, तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखा, मैंने कहा रेट है, दूसरे वाला रेट हो गया 2r, यहाँ पे आ जाएगा के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, यहाँ पर के ए की पावर अल्फा, यहाँ पे 2b बीटा। इससे ही कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे बच गया 1/2 की पावर 1 है। इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 है ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 की पावर, बेसिकली दिस इज द बीटा, ठीक है। बाकी बी से बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो जो बीटा आएगा वो ए फर्स्ट आ जाएगा, यानी मेरे पास जो बी का ऑर्डर है वो 1 है। अब बी का ऑर्डर ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता ना, ये सी और डी। अब ए के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, आर से आर कैंसिल, ये आ जाएगा 1/4। इधर से आपका ये बी वाला पोर्शन कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर अल्फा। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 2। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा। यस, 7th क्वेश्चन का भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 में उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इनकरेक्ट, जो ऑर्डर गलत बताता है। ऑर्डर को आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो, ऑर्डर को आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो, कर सकते हैं। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज द सम ऑफ द पावर, ये भी सही है, इज अ होल नंबर, नहीं ये गलत है। ऑर्डर तो आपका फ्रैक्शन में भी आ जाता है, 2.5 भी चल जाता है, ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में चल जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है और बाकी की ये सारी जो स्टेटमेंट थी ये करेक्ट थी। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन आता है, जिसमें उसने कहा कि जीरो ऑर्डर का आपको यूनिट कांस्टेंट लिखना है। तो बेसिकली जीरो ऑर्डर का यूनिट कांस्टेंट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसने कहा कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है रेट कांस्टेंट के, तो ऑर्डर क्या होगा, मतलब जो आपका रेट है वो सीधा के इक्वल है, तो ऑर्डर क्या होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्डर कितना आने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ जो होगा, मान लो कंसेंट्रेशन उसकी पावर 0 होगी, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है,
तो जो किसी की पावर 0 1 है तो तभी तो जो आपका रेट होगा वो के बराबर आएगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो ए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसने कहा कि 2a गिव राइज टू b प्लस सी, इट वुड बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन 1। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगा? तब होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द कंसेंट्रेशन। आई डोंट थिंक कि ये ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल गलत है। रिमेन सेम एट एनी कंसेंट्रेशन ऑफ ए, वो सेम का सेम रहेगा, ये हो सकता है। इट रिमेन अनचेंज एट एनी कंसेंट्रेशन ऑफ बीसी, बीसी के ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ रेट जो डिपेंड करेगा वो कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे करेगा, रिएक्टेंट पे करेगा, बी पे नहीं करेगा। तो यस, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन यही होगा उसने, क्योंकि यही कहा है। आप ये देखिए जो आपका रेट होता है ना उसको आप ऐसे तो लिखोगे के, और उसने कहा कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो के ए की पावर 0। अब आप इसकी पावर 0 करोगे तो 1 हो गया, तो आप कंसेंट्रेशन ए को जैसे मर्जी कर दो वो सेम ही रहने वाली है, मतलब रेट होगा ना वो सेम ही रहेगा, चाहे आप 10 कंसेंट्रेशन करो चाहे 50 करो, कंसेंट्रेशन वेरी करने पर रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला। तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, देन द 99% ऑफ द रिएक्शन के लिए मुझे निकालना है। तो बेसिकली इसमें तो आप डायरेक्ट रिलेशन भी यूज करते होंगे, ठीक है, इनमें आप डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हो। आपके पास क्या होता है कि मेरे पास टी 50% आपको पता होना चाहिए। 50% के लिए फॉर्मूला होता है 0.693 के डिवाइड बाय के, पहले लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय के होता है। ये टी 50% के लिए इतना यूज हो रहा है, मुझे किसके लिए निकालना है, टी 99% के लिए। तो सेम 99% के लिए भी आपका रिलेशन है। 99% के रिलेशन क्या होता है, 4.606 डिवाइड बाय के, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन आती है करनी, जिसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो टी 2.303 के LOG log a बाई ए माइनस एक्स। उसने कहा 99% कंप्लीट होगी तो बच्चा कितना होगा, 0.01%। वो वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। 13 क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपके पास क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट इतना दे रखा है, इसके यूनिट से पता चल गया। टाइम रिक्वायर 40 ग्राम, आपको टाइम निकालना है टू रिड्यूस टू द, एक चीज है 40 ग्राम, उसको 10 ग्राम करने में कितना लगने वाला है। तो आप टी लिखेंगे, यहाँ पे 2.303 लिखेंगे, यहाँ पे के लिखेंगे, यहाँ पे लोग, यहाँ ए बाई ए माइनस एक्स। टाइम मुझे निकालना है, इसको हम लिखेंगे 2.303, ठीक है। अब 40 से 10 ग्राम खत्म करना है, यहाँ पे आ जाएगा 2.303 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3, ठीक है। सेकंड में वैसे आंसर हमें करना है, हमें सारा आंसर सेकंड में करना है। लोग ए बाई ए कितना है 40, उसने कहा ए में से x यानी कि 40 में से 10 रिड्यूस हो जाएगा, 30 बचेगा। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करना, जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 602 सेकेंड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 10 ग्राम। अच्छा रिड्यूस कर दिया, सॉरी बच्चा, यहाँ तो सीधा 10 ही आएगा, उसने कह ही दिया कि बचा ही सिर्फ 10 ग्राम है, मुझे लगा कि इतना यूज कर रहा है वो, नहीं 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा तो ये 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी। लो इसको हम कैलकुलेट ही कर देते हैं, क्योंकि रिड्यूस टू 10 ग्राम है ना, कि 40 था और सिर्फ 10 बचा। ये जो a माइनस एक्स होता है ना, ये हमेशा रिमेनिंग होता है कि आपके पास बचा कितना है यहाँ पे, तो रिमेनिंग तो 10 ही बचा है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -3। लोग 4 है, इसको 2 लोग 2 कर देंगे, इनटू में 2 आ जाएगा, लोग 2 इसने दे ही रखी है वैल्यू 0.3010, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 602 आएगा, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे नीचे 10 की पावर, ये 1000 भी दे रखा है, 10 की पावर उसमें दे रखा है ना आपको, माइनस में दे रखा है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये वाला चीज जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी 1000 की, ठीक है, 1000 के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, नीचे 1000 पहले से था, कैंसिल होकर 602 आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 क्वेश्चन में उसने कहा कि अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को हम डबल कर रहे हैं और हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्चुअल में इसके लिए क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू ए बाय 2k। जब इनिशियल कंसेंट्रेशन को आपने डबल कर दिया 2a हो गया, तो रेट पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आपका रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप देख सकते हैं, वो भी कैसा हो जाएगा जो रेट होगा, क्योंकि अच्छा इसमें तो जीरो ऑर्डर के लिए कह रहा है ना वो, तो देखो इसको ना ये करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, हम इसमें ऐसे लिख देंगे, आप समझिएगा इस बात को, तो मैंने टाइम का लिख दिया था
इनिशियल कंसेंट्रेशन आपने डबल कर दिया, जो आपका रेट होता है वो k a की पावर 0 है, ठीक है। उसके हाफ लाइफ तक एंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ आपको बताना है, ये बताना है कि इसके ऊपर जीरो ऑर्डर का a/2k के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने इसकी कंसेंट्रेशन को डबल किया है। अब मैंने कहा कि आप इसकी कंसेंट्रेशन को डबल करो, ट्रिपल करो, उससे क्या फर्क है, उसके ऊपर रेट का फर्क नहीं होगा, रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर उसकी हाफ लाइफ पीरियड पे तो फर्क पड़ेगा ना, वो भी तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, वो भी तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। पहले अगर जो था वो a/2k था, अब कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a/2k, तो वो डबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो 14 है उसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 में उसने पूछा कि एक रिएक्शन को 50% लगते हैं 2 आवर्स में, तो 75% को कितना लगेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है। अब इसको ना ऐसे लिखा करो कि 50% लग रहे हैं खत्म होने के लिए 2 घंटे, और अगर मैं कंसंट्रेशन भी बढ़ा, मतलब 75% कंप्लीशन के लिए उसे लग रहा है 4 आवर, मतलब आपका जो टाइम है ना वो इंक्रीज कर रहा है, यू कैन सी दैट टाइम इंक्रीज कर रहा है। और टाइम इंक्रीज करता कहाँ पे, आप याद रखना, टाइम इंक्रीज किस में कर रहा है, उसने कहा कि 50% 2 घंटे में कंप्लीट हो रही है, 75% 2 आवर। देखो अब ये जो चीज है, कोई भी चीज होती है पहले 0% होती है, फिर वो 25% होगी, फिर वो 50% होगी, फिर वो आपकी 75% होगी, फिर वो जाकर आपकी 100% होगी, ठीक है। इंटरवल को देखेंगे, मान लो उसने कहा कि इसको यहाँ तक 2 आवर्स लग रहे हैं, यहाँ तक भी इसको 2 आवर्स लग रहे हैं, यहाँ तक भी इसको 2 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक भी 2 आवर्स लग रहे हैं। बट क्वेश्चन में हमसे थोड़ा सा अलग पूछा है, क्वेश्चन की वे में हमसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये कहा गया कि भाई आपके पास 50% के लिए तो 2 आवर्स लग रहे हैं, पर 75 के लिए टोटल बता रखे हैं ना, टोटल कितने लग रहे हैं 4 आवर, उसने टोटल बताए हैं कि रिएक्शन को इसके लिए तो 2 घंटे लग रहे हैं मान लेते हैं, और उसको कितने लग रहे हैं, उसने कहा कि टोटल 4 आवर लग रहे हैं, तो मतलब कि इंटरवल तो 2 आवर का फर्क पड़ रहा है ना, 2 आवर का फर्क पड़ रहा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये चीज तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर होती है, ये चीज तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर होती है ना आपके पास, क्योंकि जो आपका टाइम होता है वो डिपेंड नहीं कर रहा होता है कि आपके पास कंसेंट्रेशन कितनी है, वो तो सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, दैट्स वाई जो ऑप्शन होगा ना वो ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 में उसने कहा है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑर्डर में जो होता है, जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, कंसेंट्रेशन के। क्यूब रूट होता है इनिशियल स्क्वायर रूट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के। आप ये तो लिखते हो कि जो टी हाफ होता है वो 0.693/k होता है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में उसने कहा कि आपके पास अरहेनियस इक्वेशन के अंदर बता दिए कि अरहेनियस प्लॉट कर रहे हो आप यहाँ पे नेचुरल लॉग के करके 1/t जिसका ग्राफ आप कुछ इस तरह से बनाते हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसने कहा कि जो स्लोप है वो इतना दे रखा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और आर का वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो रिलेशन रहता है वो ये रहता है ना कि आप यहाँ पे log k लिखते हो, या जो भी आप log k2 में करना चाहते हो तो उसमें करते हो। यहाँ पर आपका E/2.303 r रहता है, यहाँ पर आप 1/t1 माइनस के 1/t2 करते हो, बट स्टिल यहाँ पर आप थोड़ा सा, मतलब आप यहाँ पे 1/t लेकर चलते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक रिलेशन है वो आपको देखना है, उसने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो मुझे कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्लोप के टर्म में दे रखा है। एंड यू नो स्लोप आपको कैसे दे रखा है, पहली बात तो आपको जो रिलेशन यूज करना है वो नेचुरल लॉग के में करना है, तो ठीक है, नेचुरल लॉग के में, तो हमारे पास यहाँ पर नेचुरल लॉग के टर्म में लिखना पड़ेगा मुझे ना, तो आ जाएगा माइनस के E/r आ जाएगा, माइनस सिंपली आप इसे ये करेंगे आप 1/t के टर्म में, बस आप इस तरह से कर सकते हैं इसको, और जो भी आपका इंटरसेप्ट चलेगा वहां पे ऐसे प्लस लॉग ए के टर्म में, ये कुछ ऐसा होगा। ये भी नेचुरल लॉग में रहेगा ना, सॉरी ये भी नेचुरल लॉग में रहेगा। अब देखो ये आपका हो गया y, ये हो गया mx और ये हो गया c। जो स्लोप है वो क्या आपका, देखो यहां पर आप क्या करेंगे, आप अपना स्लोप लिखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा है कि आपका नेचुरल लॉग और 1/t है, तो इसको आप कैसे करेंगे, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दे रखा है, उसने कहा कि ये माइनस E/r का वैल्यू दे दिया उसने ना मुझे, माइनस के E/r का वैल्यू दे रखा है -5 × 10⁻³
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय आर, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 8.314 और इंटू 10 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, नियर 41 के नियर अबाउट आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 3। किलो जूल के लिए 41.5 इंटू किलो जूल आ जाएगा बस सीधा, क्योंकि आपको पता है ये 1000 का मतलब तो किलो जूल होता है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 17 क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 18 क्वेश्चन कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। जस्ट मैंने अभी ग्राफ बना के भी दिखाया था कि आपके पास जो ग्राफ होता है वो नेचुरल लॉग के का होता है और 1/t का होता है। तो यहाँ पे क्योंकि यही हमारी इक्वेशन होती है, तो यहाँ पर जो 18 ऑप्शन होगा ना, 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप अपनी इक्वेशन को बार बार लिखेंगे नेचुरल लॉग माइनस के ई अपॉन आर टी, ठीक है, 1/t कर दो और यहाँ पे नेचुरल लॉग ए कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी को क्वेश्चन तो याद है ना, ए इज इक्वल टू ए माइनस के बाई आर टी, ठीक है, इंटू में के ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन, इसमें पूछा कि व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, द रेट इज डबल एंड द टेम्परेचर इज दैट वन। अब देखो इसके लिए ना कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन जाएगी, बट मैं आपको रिलेशन लिखवा देती हूँ। मेरे पास जो फॉर्मूला यूज होगा log K2 बाई K1 EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस T2। मैंने सारा चेंज कर दिया। अब मैं सारी वैल्यूज यहाँ रख देती हूँ, तो आप यहाँ पुट कर देना और सिर्फ आपको EA निकालना है। यू जस्ट कैलकुलेट दिस वन EA। आपको K1 की जगह पुट करना है K2 की जगह पुट करना है ट्वाइस ऑफ K, ठीक है, जिससे आपका log 2 बचेगा। सिर्फ R की जगह पुट कर देना 8.314 और टेम्परेचर T1 की जगह पुट कर देना 20 + 273 यानी कि 293 केल्विन। T2 की जगह पुट कर देना 35 + 273, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 7 और 3 10, 308 आ जाएगा। तो देखो आपके इस फॉर्मूलाज में आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, ये दिस वन। तो ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं। आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर एक एक करके इंसर्ट कर देना और यहाँ से EA का वैल्यू निकाल देना। जैसे ही आप यहाँ से EA का वैल्यू निकालोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 34.7 किलो जूल मोल इनवर्स आएगा। वो कितना आएगा 34.7 किलो जूल मोल इनवर्स। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको ये रिलेशन जो दे रखा है ना, इस रिलेशन का यूज करना है और इस रिलेशन से ये अपन निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका कि हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो एंजाइम होता है वो रिएक्शन की रेट को कैसे बढ़ाता है। बेसिकली एंजाइम का क्या काम होता है, जो मेरा एंजाइम होता है ना, हमारे पास कोई भी रिएक्शन कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करती है, तो ये एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब अगर मैंने यहाँ पर एंजाइम का यूज कर दिया तो वो एंजाइम क्या करेगा, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देगा। अब ये कम होगा तो ये जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। पहले इसको टाइम लग रहा था, पहले इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा फिर नीचे आना पड़ेगा। इसमें ये एंजाइम ने इसका एक्टिवेशन कम कर दिया तो डायरेक्ट ही नीचे होगा, तो बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट में पूछा कि एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन लेड टू बी चेंज। अगर मैं कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर रही हूँ, मतलब जो मेरा रिएक्टेंट होता है और मेरा प्रोडक्ट है, अगर मैंने कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो क्या क्या चेंज आ सकता है। आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चेंज आ सकता है। तो बेसिकली आपका जो चेंज आ सकता है वो एक्टिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हीट में भी नहीं पड़ेगा, थ्रेशोल्ड में नहीं, कोलिजन पे पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी पे। क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से उनमें क्या हो जाएगा, कोलिजन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसी का रीजन है कि कोलिजन फ्रिक्वेंसी फिर ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट 22 के अंदर आ जाएगा कि प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द रेट कांस्टेंट के विद द टेम्परेचर टी। तो अरहेनियस इक्वेशन का आपको बताना है। तो इस बार उसने प्लॉट जो बनाया वो के और टी का ही बना रखा है, बट क्या रिलेशन होगा। एक्चुअल में अभी तक आप नेचुरल लॉग के से बनाते थे, बट इस बार उसने नेचुरल लॉग यूज नहीं किया, तो यानी कि जो ग्राफ होगा वो अलग वे में बनेगा। अगर आप नेचुरल लॉग के साथ बनाते हो तो आपका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, बट इस बार उसने कैसे कहा, इस बार उसने कहा नेचुरल लॉग नहीं है, तो जो ग्राफ बनेगा तो ऐसे ही, बट वो स्लोप ऐसे चला जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाले जो आते हैं ना, ये नेचुरल लॉग में आएंगे, ये विदाउट नेचुरल लॉग आते हैं, डाउन नहीं होता जिसमें इंक्रीज होता है। तो 22 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 23 क्वेश्चन में वो ऐसे जानना चाहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन आपने डबल कर दिया और उसका टेम्परेचर भी यहाँ से यहाँ वेरी कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। तो बिल्कुल सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है ये, इसके अंदर भी आप देखिए। आपको यहाँ पे T1 दे रखा है 300
आपको T2 भी दे रखा है 30110, आपको R का वैल्यू भी दे रखा है 8.314। आप K1 की जगह K पुट कर देना और K2 की जगह ट्वाइस ऑफ K पुट कर देना, बस ये आपको काम करना है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आपका जो EA होगा उसका वैल्यू आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके EA का वैल्यू आ जाएगा। कितना आंसर आ गया एक बार निकाल लेते हैं। तो 53.6 किलो जूल के नियर अबाउट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट का है कि एक रेडिकल चेन रिएक्शन है, 2 स्टेप हो रहे हैं, तो बताना है कि ये कैसा होगा। मतलब इसमें जैसे Br2 + M2 BrO Br2 + इसमें कौन सा स्टेप क्या कर रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका स्टेप 2 और स्टेप 3 बताना है, सिर्फ मुझे ये बताना है जब अगर आपको रेडिकल मिल रहा है और वो रेडिकल फर्दर यूज हो रहा है, ठीक है, जो रेडिकल आपको मिल रहा है मतलब आपको प्रोडक्ट में अगर रेडिकल मिलता है तो वो प्रोपिगेटिंग ही कर रहा है, तो अभी वो प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट का मतलब प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट में मिल रहा है तो अभी वो स्टार्टअप कर रहा है रिएक्शन, अभी वो हो रही है मतलब रिएक्शन, तो ये तो प्रोपिगेटिंग है, इसमें भी प्रोपिगेटिंग है, इसका आंसर डायरेक्ट ही सी आ जाएगा। टर्मिनेटिंग होता है अगर रेडिकल खत्म हो जाता, ब्रांचिंग अगर दोनों दोनों के दोनों आपके रेडिकल होते, ठीक है, अगर एक रेडिकल है तो प्रोपिगेट कर रहा है वो, 24 का जो होगा उसी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको इसमें बताना है कि रेट कांस्टेंट ए से लेकर बी तक के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट दे रखा है कितना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एकदम देख के बता दोगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देखते ही बता दोगे यूनिट से। फिर उसने कहा कि जो आपके पास हाफ लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, द हाफ लाइफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन दैट वन, और ये टाइम उसने दे दिया, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। अच्छा, तो उसने कहा कि पहले 0.1 थी और अब 0.4 होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पहले 200 सेकेंड्स लग रहे थे और अब उसको 50 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो उसको ऑर्डर बताने के लिए कह रहा है। तो देखो टाइम जो हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, और जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका रिलेशन होता है A/2 के आप लिखते हो = T12। ये किसका रिलेशन है, देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ A/2 T12। टाइम कम होगा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ऐसा कहाँ पर मिलता है, ऐसा सिर्फ आपको जो आपकी ऑर्डर है, नहीं इसको ना ऐसे मत लिखो, एक सेकेंड, क्योंकि इसमें क्या रहा है कि आपका जो है कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है और टाइम कम होता जा रहा है। दो है आपके पास, सेकेंड ऑर्डर आएगा इसका, ये सेकेंड ऑर्डर आएगा, क्योंकि जब कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, कंसंट्रेशन बढ़ती है और वो भी T12, उस टाइम पे वो किसका होता है कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए, ठीक था मेरा A/2 के, ठीक लिखा था, कंसंट्रेशन बढ़ रही है टाइम आपका कम हो रहा है तो वो सेकेंड ऑर्डर होता है। अगर 1/A होता तो वो फर्स्ट जीरो ऑर्डर हो जाता, तो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 में वो आपसे जानना चाहता है कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, बट कैसे करती है, इनवर्स में करती है। हाफ लाइफ कैसे डिपेंड करती है, इनवर्स में डिपेंड करती है। जो 27 क्वेश्चन होगा उसका द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट्स वन C नोट, सीधा आप इसे लिखेंगे T12 के लिए, नहीं कंसंट्रेशन तो डायरेक्ट ही करेगी, सॉरी इसमें डायरेक्ट ही करेगी, A/2 के 1/A के, तो ठीक है ठीक है ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। जीरो ऑर्डर के लिए जो T12 का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, जो आपकी T12 होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की। नेक्स्ट 28 का हाफ लाइफ ऑफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, 28 में कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास यहाँ पर प्लॉट बना के दे दिए तो ऑर्डर बताना है, उसने जो ग्राफ बनाया ना वो किस किस में बनाया, उसने टाइम का ग्राफ और 1/A का ग्राफ बना रखा है, तो और कैसा कहता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, तो कौन से ऑर्डर का होगा ये कौन सा ऑर्डर होगा, ये आपका सेकेंड ऑर्डर होगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में ये आपका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है ना, सेकेंड ऑर्डर में आप इस तरह से फॉर्मूलाज को बनाते हो, यहाँ पे 1/KT करते हो, तो जो रिलेशन बन जाएगा वो आपका ये सेकेंड ऑर्डर का बनता है, दिस इज फॉर द सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट उसने कहा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसको 3 स्टेप में किया जा रहा है, K1 K2 K3, एनर्जी इसकी 1 E2 E3 होगी, ओवरऑल कांस्टेंट इसने ये दे दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लिखेंगे, देखो इसका ना सीधी ट्रिक होती है, जो ऊपर होता है उनको ऐड कर दो और जो नीचे होता है उसको माइनस कर दो, बस
E1 प्लस E3 माइनस K2, ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए। 30th क्वेश्चन ये रहा, ए E1 प्लस E3 माइनस K2 इज द राइट ऑप्शन। कहता है हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको रेट बताना है। उसने कहा कि ये आपके पास है, बी की कंसेंट्रेशन को डबल कर रहा हूं तो विदाउट चेंजिंग ए, और सी की कंसेंट्रेशन है ही कहाँ इसमें सी, तो रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा ठीक है, उसने कहा कि सिर्फ बी की कंसेंट्रेशन को डबल करो, तो बी की कंसेंट्रेशन को डबल करने का मतलब है कि होल स्केयर हो जाएगा, यानी 4 टाइम चेंज आ रही है। 4 टाइम, कितना टाइम चेंज आ रही है, 4 टाइम चेंज आ रही है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट स्टेप दे रखा है कि जी से ये बन रहा है, तो ना मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि मैंने कहा जी है और इससे एच बन रहा है, मान लीजिए K1 है, मैंने कहा फिर एच से ट्वाइस ऑफ एच है ना, ट्वाइस ऑफ एच से क्या बन रहा है आपका जी बन रहा है, जो कि K2 हो गया। ठीक है, और G प्लस एच है जो, उससे आप K3 मान लेते हैं और उससे आप P बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, अगर मैं SSA वाली कंडीशन लगाती हूँ कि जो K1G है, SSA की कंडीशन लगाते हैं G पे, तो वो आ जाएगा K2 H स्केयर, और ये कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब हमें ये पता है कि हमारे पास, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो K1G है वो किसके इक्वल आ गया, K2H स्केयर के, ये आ गया K2H स्केयर के। तो हम यहाँ से इसको वैल्यू निकाल सकते हैं, H का वैल्यू निकाल सकते हैं। H का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा अंडर द रूट K1 बाई K2, और आपका G आ जाएगा, ये H का वैल्यू आ गया। जो रेट है वो किसके इक्वल है, रेट है आपका नॉर्मली K3 मान लेते हैं इसको G और इसको H। ठीक है, तो आप क्या करोगे, K3 की जगह K3 पुट करोगे, G की जगह G पुट करा रहेगा, और यहाँ आ जाएगा अंडर द रूट K1 बाई K2, और यहाँ पे इंटू में G। अब जब मैं, अगर मुझे G की टर्म में निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा G की पावर 1 और यहाँ पर आ जाएगी G की पावर 1/2। सॉल्व करूंगी तो आ जाएगा G की पावर 3/2। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। 33 में कहा है कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ए के लिए वो फर्स्ट ऑर्डर कर रही है, यानी कि जो रेट है वो मैंने अभी लिख दिया कि K A की पावर 1, और जो सेकेंड ऑर्डर है वो विद रिस्पेक्ट टू बी है, वो बी के लिए सेकेंड ऑर्डर है। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जो 33 का होगा वो बी ऑप्शन, सीधा ही आपके सामने रिलेशन बन गया। इसमें उसने कहा है कि हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको बताना है, रेट कांस्टेंट क्या है, तो कितना रिलेशन होता है, तो टी हाफ का जो सीधा रिलेशन होता है वो अपने को क्या मिलता है, A0/2 के मिलता है। टी हाफ का रिलेशन होता है A0/2 के, तो 34 का जो होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, इसमें मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ कि नेचुरल लॉग के होता है, यहाँ पर E/2.30 E/R 1/T कर देते हो, और साथ में आप ले लेते हो नेचुरल लॉग ए, ये y हो गया, ये mx हो गया, ये c। तो y एक्सिस पे नेचुरल लॉग के रहेगा और x एक्सिस पे 1/t रहेगा, तो ये तो ठीक है। बट कैसा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ पर बन रही है, आपकी स्ट्रेट लाइन ये नहीं जाएगा, ये हो सकता है, बट यहाँ पे इंटरसेप्ट भी तो चाहिए ना, इंटरसेप्ट नहीं है, ये गलत है, डिक्रीजिंग में, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 35 का Arrhenius relation the rate constant of the temperature in the rate constant is intercept है। एक सेकेंड, एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मैंने माइनस नहीं लिखा ना, यहाँ पे माइनस ये होगा ना, तो नेगेटिव आएगा, सॉरी फॉर दैट, नेगेटिव, वो बाय मिस्टेक मैंने माइनस मेरा रह गया था, तो ये आंसर होगा, ये गलत होगा, क्योंकि इंटरसेप्ट की वजह से ये आ गया और माइनस की वजह से डाउन स्लोप जाएगा, तो सेकंड जो होगा ना वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो almost all question will be done. Hope you understood it well. Thanks.